Hello, a very warm good morning to all of you. I hope you are doing so good and enjoying your life. So, here I welcome you to the part 4 of development in digital payments. Some of the topics that we are going to discuss in this particular digital payments lecture of today is with respect to NCMC, UPI Autopay, UPI Lite, UPI 123 Pay, e-rupee, check truncation system, national financial switch, and so on and so forth. So without wasting any further time, let's move on to our first news. फर्स्ट न्यूज क्या एक बार पढ़ लीजिए. ठीक है, आई होप पढ़ लिया. मोबिलिटी मतलब क्या? आप एक जगह से दूसरे जगह अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का मदद ले रहे हो तो उसका आप बोलोगे मोबिलिटी. फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल ने पुणे मेट्रो से वो गया है पिंपरी चिंचवड के मेट्रो स्टेशन पे, तो आप बोलोगे राहुल ने यहाँ क्या किया हुआ है, राहुल ने यहाँ पे मोबिलिटी किया हुआ है. ठीक है, मतलब राहुल ने बेसिकली ट्रैवल किया है मेट्रो के थ्रू. सो ट्रैवलिंग थ्रू अ मेट्रो इज अ मोबिलिटी, ट्रैवलिंग थ्रू अ बस इज अ मोबिलिटी, ट्रैवलिंग बाय कार इज अ मोबिलिटी. ठीक है, सो मोबिलिटी इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन और द ट्रैवलिंग. तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब क्या? यार आपको एक मोबिलिटी कार्ड दिया जाएगा जो हर एक ट्रांसपोर्ट में यूज किया जा सकता है. उस कार्ड के माध्यम से हर एक ट्रांसपोर्टेशन मोड में आप पेमेंट कर सकते हो. तो फॉर एन एग्जांपल, राहुल को एक एनसीएमसी कार्ड दे दिया गया है. वो राहुल एनसीएमसी कार्ड बस ट्रैवल के थ्रू भी उस कार्ड से पेमेंट कर सकता है, लोकल ट्रेन से भी ट्रैवल करना है तो उस कार्ड से पेमेंट कर सकता है, मेट्रो के थ्रू भी ट्रैवल करना है तो उस कार्ड से पेमेंट कर सकता है. तो जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है, अगर उनको राहुल को पेमेंट करना है तो एक ये मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट किया जाएगा. तो ये क्या है? कॉमन मोबिलिटी कार्ड है. तो एक ही कार्ड से हर तरह का आप पेमेंट कर पाओगे. ठीक है, हर तरह का पेमेंट मतलब ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटर्स. ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एक कार्ड दिया गया है, उस कार्ड का नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. तो ये कार्ड आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हो तो उसमें आप ये कार्ड का यूज कर सकते हो. मेट्रो, बस स्टेशन, लोकल ट्रेन, सारी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो तो मेट्रो में जो भी आपको कार्ड दिया जा रहा है ना, दैट इज अ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. तो वो कार्ड के माध्यम से आप क्या कर पा रहे हो? कार्ड के माध्यम से आप मेट्रो में भी ट्रैवल कर पा रहे हो, कार्ड के माध्यम से आप बस स्टेशन में भी पेमेंट कर पा रहे हो, वही कार्ड के माध्यम से आप लोकल में भी पेमेंट कर पा रहे हो. दैट इज लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल करते वक्त पेमेंट कर पा रहे हो. किसी किसी के पास वो कार्ड होगा, किसी किसी के पास वो कार्ड नहीं होगा. मेरे पास वो कार्ड है. अगर आपको वो कार्ड चाहिए तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, एक ही कार्ड सब जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकता है. तो यार ऑब्वियसली सब जगह यूज हो सकता है, तो इसको हमने क्या बोला है? इसको बोला है वन नेशन वन कार्ड, क्योंकि पूरे नेशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप एक ही कार्ड यूज कर पा रहे हो. एज सिंपल एज दैट. अभी एक चीज पता कर लो यहाँ पे कि अभी तक आपने देखा है रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करने का काम किसका होता है? एनपीसीआई का. ठीक है, कि किस तरह का कार्ड होना चाहिए, किस तरह की कार्ड डिजाइन होनी चाहिए, कितनी कार्ड पे लिमिट होनी चाहिए, सारा कौन डिसाइड करता है? ये आपका एनपीसीआई डिसाइड करता है. तो सिमिलरली एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट किया जाना चाहिए, कितने दिन की उसकी वैलिडिटी होगी, जिस भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में जो भी पैसा रहेगा उसकी वैलिडिटी कितने दिन की रहेगी, उसके क्या फीचर्स रहेंगे, ये सारा कुछ डिसाइड करता है एनपीसीआई. बट ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं. याद रखने की एक टेक्निक है. कैसे? समझ गया है तो आपको याद भी रह जाएगा कि यार ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट की है. कैसे?
क्योंकि यार आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हो। मतलब क्या, एक सिटी से आप एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में जा रहे हो, या फिर एक रूरल एरिया से आप दूसरे रूरल एरिया में जा रहे हो। बट रूरल एरिया की बात छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है कि जो सिटीज में लोग रहते हैं वो ज्यादातर डिजिटल सेवी होते हैं, उनको पता है कि कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक कीवर्ड हो गया अर्बन। ठीक है, अर्बन, क्योंकि अर्बन एरियाज वाले लोगों को ज्यादा डिजिटल के बारे में नॉलेज होता है। तो यहाँ पे आप अगर एक बंदे को अर्बन एरिया से दूसरे कोई भी अर्बन एरिया या रूरल एरियाज में जाना है तो वो एनसीएमसी कार्ड का यूज करेगा। क्योंकि ये अर्बन एरिया के लोगों की बात कर रहा है, अर्बन एरिया के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, तो ये इनिशिएटिव किसने लिया होगा? ऑब्वियसली वही वाले मिनिस्ट्री ने जो अर्बन अफेयर्स को मॉनिटर करती है, अर्बन अफेयर्स को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर इनिशिएटिव लेती है। तो ये कार्ड किसने इनिशिएट किया है? ये कार्ड इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। रट्टा मारने से आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा, बट आप ये समझ के पढ़ रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन में पक्का ये अगर पूछा जाएगा तो इसका आप आंसर करेक्ट देके आओगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। NCMC would add higher digital payments penetration in the financial markets. Obviously ना, ज्यादा से ज्यादा आपके डिजिटल पेमेंट्स हो जाएंगे जब NCMC कार्ड लोगों के हाथ में आ जाएगा। अगर NCMC कार्ड ही नहीं है तो लोग कैश का यूज करेंगे, और जब NCMC कार्ड आ जाएगा तब ऑब्वियसली कैश का इस्तेमाल कम होके आप डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू मूव करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस NCMC कार्ड। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि NCMC कार्ड की वजह से हायर डिजिटल पेमेंट्स का पेनिट्रेशन हो जाएगा। Next is what would also help the government in bringing digitization of low value payments. हमने ये देखा है अभी तक, आरबीआई ने ये देखा है, एनपीसीआई ने ये देखा है कि यार जो बड़े ट्रांजैक्शन है ना, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 2000 रुपए के, 20,000 रुपए के, 30,000 रुपए के, वो जो ट्रांजैक्शन है 500 रुपए के ऊपर वाले ट्रांजैक्शन जो है उसको हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बोलते हैं, हाई वैल्यू पेमेंट्स बोलते हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शंस है ना, हमने देखा वो ट्रांजैक्शंस तो डिजिटल मोड के थ्रू हो रहे हैं काफी हद तक, बट जो 2 रुपए की चीज है, 5 रुपए की चीज है, 10 रुपए की चीज है, 50 रुपए की चीज है, 70 रुपए की चीज है, आज भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपको कैश में ही देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो आप सोचते हो मैं कैश दूंगा, आप अगर बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं कैश दे दूंगा, आप अगर लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आप सोच रहे हो मैं कैश दे दूंगा। बट ये कैश जो है, कैश की नीड भी खत्म हो जाएगी। आई मीन लोग कैश भी यूज करना थोड़ा बहुत कम कर देंगे। कब कम कर देंगे? जस्ट एनसीएमसी कार्ड लोगों के हाथ में आ जाएगा। तो इसके वजह से क्या है, जो भी गवर्नमेंट ने देखा, जो भी आरबीआई ने देखा कि यार लो वैल्यू पेमेंट्स में अभी तक लोग डिजिटल मोड का यूज नहीं कर रहे हैं, बट वो यूज आप अभी करने के लिए देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में एनसीएमसी कार्ड है, और एनसीएमसी कार्ड से लो वैल्यू पेमेंट्स आप कैसे करोगे? क्योंकि यार मेट्रो की टिकट ही 30 रुपए की होती है, मेट्रो की टिकट ही 50 रुपए की होती है, लोकल की टिकट ही 10 रुपए की होती है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जब एनसीएमसी कार्ड आ जाएगा तब लो वैल्यू पेमेंट्स भी होने काफी हद तक शुरू हो जाएंगे। आई होप दिस इज डैम क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। या यूपीआई ऑटो पे कुछ नहीं यार, आपने देखा होगा आप यूपीआई के माध्यम से आप रिकरिंग पेमेंट्स कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको म्यूचुअल फंड में पेमेंट करना है हर महीने 10,000 रुपीज का, हर महीने आपको इंश्योरेंस में प्रीमियम करना है 5,000 रुपीज का, हर महीने आपको मोबाइल बिल्स पे करने 300 रुपीज के। तो ये चीज तो आप यूपीआई के माध्यम से ऑटो पे में भी डाल सकते हो कि आपका अगर ये पर्टिकुलर डेट आ जाएगा, अगर 15 तारीख को अगर आपको म्यूचुअल फंड पे करना है, पेमेंट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। ये किस तरीके से आप कर रहे हो? यूपीआई के माध्यम से आप कर पा रहे हो। अगर मोबाइल बिल भी अगर आपको 300 रुपए का रिचार्ज आपको होता है 5 तारीख को, तो आप महीने में ऑटो पे में जा सकते हो यूपीआई के, और वहां पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हर महीने मेरे 5 तारीख को 300 रुपए कट जाने चाहिए और जिसके ऊपर से मेरा जियो का रिचार्ज हो जाना चाहिए।
तो यूपीआई ऑटो पे क्या है? कुछ नहीं यार, ऐसे फंक्शनैलिटी है जिसके माध्यम से आप रिकरिंग पेमेंट्स कर पा रहे हो विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन इन एवरी सिंगल मंथ। ठीक है, और ये जो नीचे चीज लिखी हुई है इसके बारे में तो हमने पढ़ा है ना बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ये न्यूज आई थी कि यूपीआई एप्स के थ्रू आप कितना अमाउंट ऑटो पे में डाल सकते हो। तो विदाउट ऑथराइजेशन, बाय ओनली सिंगल ऑथराइजेशन आप कर सकते हो 15,000 रुपीज का, और विद द ऑथराइजेशन आप कर सकते हो 15,000 to 1 लाख रुपीज का। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज उसको हर 5 तारीख को पे करने पड़ते हैं। तो राहुल को हर 5 तारीख को उसके यूपीआई ऐप में नहीं जाना है। ठीक है, तो राहुल क्या कर देगा, यूपीआई ऑटो पे साइन कर देगा जिसमें रिकरिंग पेमेंट्स का ऑप्शन वो इनेबल कर देगा। तो उसके मदद से क्या होगा, हर 12 तारीख को राहुल को बिना पूछे, 5 तारीख शायद एग्जांपल था, हर 5 तारीख को राहुल को बिना पूछे यूपीआई अपने थ्रू ही 12,000 राहुल के काट लेगा। ठीक है, किसके लिए? फॉर पेइंग टू दैट म्यूचुअल फंड। तो 5 तारीख को राहुल का पेमेंट करना है म्यूचुअल फंड वाले को, तो यूपीआई क्या करेगा, यूपीआई राहुल के अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट कर देगा और म्यूचुअल फंड वाले को भेज देगा। किस तारीख को? 5 तारीख को। कितना रुपया? 12,000 रुपए। तो ये राहुल ने पहले ही, जिस दिन ऑटो पे फीचर उसने इनेबल किया था, उसी दिन इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए राहुल ने यूपीआई ऑपरेटर्स को अप्रूवल दे दिया हुआ था। उनको बोल दिया था 1 जनवरी को कि 12,000 का पेमेंट हर 5 तारीख को मेरे अकाउंट से जाना चाहिए अगले 1 साल तक। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो गया, 5 फेब को राहुल को अलग से ऑथराइजेशन नहीं देना पड़ेगा, 5 मार्च को राहुल को अलग से ऑथराइजेशन नहीं देना पड़ेगा, 5 अप्रैल को राहुल को अलग से ऑथराइजेशन नहीं देना पड़ेगा। तो अगले दिसंबर तक राहुल को कोई भी ऑथराइजेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ये 15,000 रुपीज तक ही ये चीज वैलिड होती है। अगर उसके बाद है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने 12,000 कंसिडर किया था, अभी ऐसा मान के चलो राहुल जो म्यूचुअल फंड में पेमेंट कर रहा है वो 16,000 कर रहा है हर मंथ, हर 5 तारीख को। तो उसमें क्या होना पड़ेगा, राहुल को हर महीने के 5 तारीख को यूपीआई एप्लीकेशन पे जाके अप्रूवल देना पड़ेगा, ऑथराइजेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप मेरे यूपीआई से पैसा डेबिट कर लो और आप म्यूचुअल फंड वाले को दे दो। ठीक है, म्यूचुअल फंड ऑपरेटर को दे दो। ठीक है, तो 15,000 के पहले वाला ट्रांजैक्शन है रिकरिंग ट्रांजैक्शन, उसमें एक ही अप्रूवल की जरूरत है। 15,000 के ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है अप टू 1 लाख रुपीज, तो उसमें हर टाइम अप्रूवल देने की जरूरत है। आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। Let's begin to another set of digital payment initiative, that is e-rupee। ठीक है, e-rupee क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, e-rupee क्या है यार, देखो, users of this one seamless one-time payment mechanism will be able to redeem the voucher without a card, digital payment app or internet banking access at the merchants accepting e-rupee. E-rupee would be shared with the beneficiaries for a specific purpose by organization or a government via SMS or a QR code. Okay, for an example, आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन लेनी थी 2021 में। फॉर एन एग्जाम्पल उसके कोई चार्जेस मांग रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कोविशील्ड के लिए आपको बोल रहा था कि कोविशील्ड हम आपको देंगे बट उसके लिए आपको हमें 1,100 रुपए देने पड़ेंगे। आपको पता है ना, कुछ टाइम तक ही कोविड वैक्सीनेशन फ्री में बांटे जा रहे थे, उसके बाद उसके कोई चार्जेस लिए जा रहे थे। ठीक है, तो 1,100 रुपए फॉर एन एग्जाम्पल कोविशील्ड का प्राइस था।
तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप हमें पेमेंट कर दो 1100 रुपए। बट पेमेंट आप कैसे करोगे? गवर्नमेंट को इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन उनको देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उनको खुद का यूपीआई भेजना पड़ेगा, या फिर उनको बैंक अकाउंट डिटेल्स भेजने पड़ेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा ना। बट गवर्नमेंट बोलता है हम ये सारे झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम क्या करेंगे, हम आपको एक एसएमएस भेज देंगे या फिर एक क्यूआर कोड भेज देंगे। बट वो एसएमएस और क्यूआर कोड, एसएमएस भेज देंगे तो उस पर लिंक भेज देंगे, क्यूआर कोड भेज देंगे तो हम आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। आप आपका नंबर हमारे पास दे दो, गवर्नमेंट बोलता है हम आपको व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड भेज देंगे। तो एसएमएस में लिंक रहेगी, व्हाट्सएप में आपका क्यूआर कोड रहेगा, ठीक है। तो जब राहुल को क्योंकि कोविशील्ड लेनी है, तो राहुल क्या कर रहा है, क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा है। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद क्या होगा, जितने भी 1100 रुपए आपको देने हैं, वो 1100 रुपए ऑलरेडी उस यूपीआई कोड के साथ फिक्स्ड हो जाएंगे। मतलब जो भी क्यूआर कोड आएगा उसके माध्यम से आप बस 1100 रुपए ही पे कर सकते हो। आपके पास कस्टमाइजेबल ऑप्शन नहीं रहेगा कुछ भी अमाउंट वहां पे डालने का। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड पेमेंट वाउचर आपको दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो फिक्स्ड पेमेंट वाउचर पे आपको पेमेंट करना है। तो 1100 रुपए का वाउचर है, 1100 रुपए ही आपने पे कर दिए। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि यार अगर कोई नॉट सो लिटरेट कस्टमर है, नॉट सो लिटरेट सिटीजन है, तो 1100 के जगह वो कभी 11,000 भी भेज सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इस केस में यार उसके जेब से तो ज्यादा पैसा जा रहा है, तो बेचारे वो गरीब इंसान का नुकसान हो गया। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1100 रुपए के जगह पे गलती से किसी ने 110 रुपए दे दिए, तो उस केस में गवर्नमेंट को कम पैसे मिले। गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली राहुल जैसे लोगों के साथ या फिर नॉट सो इलिटरेट लोगों के साथ उनको डील करना पड़ेगा और उनको फॉलो अप लेना पड़ेगा कि आपने बस मुझे 110 रुपए भेजे, बट आपको भेजने थे 1100 रुपए अगर आपको कोविशील्ड का वैक्सीन चाहिए तो इससे क्या हो रहा है, जो भी ये जो एरर होने के चांसेस है व्हाइल मेकिंग द पेमेंट्स, वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एरर को कम करने के लिए हमने ई रूपी लेके आया है। ओके, तो ये चीज आपने कहीं देखी है? देखी है क्या कहीं? देखी होगी ना, कहाँ देखी है, बताओ जरा सोचो। ठीक है, ये चीज आपके कोविशील्ड वैक्सीन के वक्त या फिर कोवैक्सीन जब आपको खरीदना था तब आपको ई रूपी ही आया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार। The entire transaction process through this voucher is relatively faster and reliable as the required amount is already stored in that particular voucher that has been sent with the help of QR codes or through SMS. Very good. I hope this is crystal clear. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक लेमैन लैंग्वेज में समझो, पर नहीं वो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा। I'll tell you the difference between I have already told you the difference between UPI QR और भारत QR। वो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख लीजिए, वो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स के पार्ट 3 में आपको देखोगे तो आपको भारत QR और भीम QR के बीच में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये ई रूपी किसने लॉन्च किया है समझ लो पहले। देखो एनपीसीआई ने तो लॉन्च किया है, ये एनपीसीआई हर एक कुछ चीज लॉन्च कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये तो पता है आपको। उसके साथ किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद किसने, दो लोगों के नाम याद रख लो, याद रखना जरूरी भी नहीं है। राहुल सर ने एग्जाम्पल क्यों दिया कोविशील्ड का, क्योंकि राहुल सर आपको ये चीज याद करवाना चाहते थे बिना रट्टा मारे, ठीक है। तो हमने ई रूपी लॉन्च ही क्यों किया था, क्योंकि यार ये जो भी कोविशील्ड हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचनी थी, कोवैक्सीन बेचनी थी, तो वो हम चाहते थे कि वो जो भी वाउचर है, वाउचर में जो स्टोर्ड वैल्यू डाली हुई है
उससे कोई एक्सीड ना कर जाए और उससे कोई कम ना कर जाए, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल आपको रिसेंटली दिया हुआ था। बट ये चीज चालू ही क्यों की थी ये रूपी? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का सेल करना था। तो ऑब्वियसली कोविशील्ड और कोवैक्सीन किसके अंदर आता है यार? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्योंकि आपको वैक्सीन क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए, राइट। तो उस लिए ही आपने ई रूपी को लॉन्च किया था। तो ई रूपी किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और किसके लिए स्टार्ट किया था? लोगों के हेल्थ के लिए स्टार्ट किया था। अगर लोगों के हेल्थ के लिए स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली दो अथॉरिटीज, दो मिनिस्ट्री आनी चाहिए हमारे पास। तो एक मिनिस्ट्री तो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरी कौन सी अथॉरिटी है? दैट इज अगेन रिलेटेड टू हेल्थ अथॉरिटी ओनली, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये चार लोगों ने मिलके, चार ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके, चार एंटिटीज ने मिलके ई रूपी को स्टार्ट किया था। कैसे? आपको समझ गया है क्यों? क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमें सेल करना था, तो इसीलिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सोचा कि हमें ऐसा कुछ इनिशिएटिव लाना चाहिए। तो वो इनिशिएटिव उन्होंने लेके आया और वो इनिशिएटिव का नाम है ई रूपी। तो किसने स्टार्ट किया? एनपीसीआई ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, विथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। यूपीआई 123 पे कॉल करो, पे करो, फ्यूचर है ये, ठीक है। तो यार जो फीचर फोन यूजर्स होते हैं वो कैसे पेमेंट कर पाएंगे? उनको भी तो हमें देना है ना। आरबीआई का गोल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल क्या है? कि हर एक बंदा डिजिटल पेमेंट्स को अपना पाए, ताकि हमारे इंडिया की डिजिटल इंक्लूसिव सोसाइटी हो या फिर कैशलेस इकोनॉमी हमारी बन जाए। तो वो कैसे होगा? तो जो लोग फीचर फोन यूज करते, जो लोग डब्बा फोन यूज करते हैं, उनको भी डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू पेमेंट करना आना चाहिए, डिजिटल मोड्स के थ्रू पेमेंट करना आना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे डब्बे फोन वाले यूजर्स के लिए हमने एक फैसिलिटी लॉन्च किया है, जो फैसिलिटी का नाम था यूपीआई 123 पे। तो यूपीआई 123 पे में क्या होता है? आप आपके बैंक को कॉल करते हो, उनका एक टोल फ्री नंबर होता है, हर एक बैंक का अपना अपना टोल फ्री नंबर है। तो वो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करोगे, ठीक है, और वहां पे आपको आईवीआर रिस्पॉन्स आ जाएगा, दैट इज ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, आप बात करते हो किसी कस्टमर, मिंत्रा को कॉल लगाते हो, तो आपको पहले पूछा जाता है इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 1। आपको हिंदी में बात करना है तो 2 दबाइए, मराठी मध्ये बोलण्यासाठी 3 दाबा, ठीक है। सो दिस इज एन आईवीआर सिस्टम। तो वैसे ही अगर आप यूपीआई 123 पे के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको ये आईवीआर नंबर पे कॉल करना पड़ेगा जो आपको बैंक ने दिया हुआ है। आप गूगल करोगे तो आपको आईवीआर नंबर दिख जाएगा हर एक पर्टिकुलर बैंक का। तो आपने ये नंबर पे कॉल कर लिया और उनको बोल दिया कि मुझे ये चीज करनी है। आपने बोल दिया कि यार मुझे 200 रुपीज का पेमेंट करना है टू XYZ कस्टमर, टू XYZ एंटिटी, टू XYZ मर्चेंट। तो वो चीजें यहां पे हो जाएगी, किसके थ्रू हो जाएगी? यूपीआई 123 पे के थ्रू, ठीक है। तो देखो क्या करना है, जस्ट आपको कॉल करना है, ये इमेज देखो, कॉल करना है। कॉल करने के बाद बताना है कि आपको किस तरह का ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है, वहां पे आपको सारी चीजें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको वही वही जहां पे आप कॉल करते हो, आपका कौन सा क्या पिन नंबर है, वही कॉल के दौरान आपको पिन नंबर भी डालना है। सपोज आपका पिन नंबर है 1234, तो 1234 आपको वो कॉल के दौरान ही वहां पे डालना पड़ेगा। अगर आप वो डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा और XYZ बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट कॉल करना है, चूज करना है आपको किस तरह का पेमेंट करना है, कितने रुपए का पेमेंट करना है, और आपको पिन नंबर डालना है। डाल दिया, बात खत्म। ओके, आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, किस किस तरह के फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूपीआई 123 में? एक तो आईवीआर, दूसरा इज ऐप फंक्शनैलिटी इन फीचर फोन्स। हम बोल रहे हैं कि जो डब्बे डब्बे फोन्स होते हैं उन पे भी हम डिजिटल पेमेंट्स के एप्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज मिक्स्ड कॉल बेस्ड अप्रोच। मिस कॉल कर रहे हो, आपको वहां से पता चल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा
कि आपको किस तरह का ट्रांजैक्शन करना है, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन करना है, तो मिस्ड कॉल के थ्रू भी आप ये UPI 123 पे को यूज करते हो। एंड द अदर थिंग इज प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। तो आपके बोलने के थ्रू, आपके वॉइस के थ्रू भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। ये 4 फीचर्स UPI 123 पे में दिए जाने वाले हैं। तो मैंने इसमें से IVR नंबर का तो फीचर यूज किया है, मिस्ड कॉल अप्रोच भी यूज किया हुआ है, बाकी दोनों फीचर्स मैंने अभी तक यूज नहीं किए हुए हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। UPI 123 is nothing but the कॉल करो पे करो functionality that has been initiated by none other than NPCI. Okay, I hope we are clear on this. Let's move forward then. Next is what? UPI Lite. ठीक है, UPI Lite क्या है? UPI Lite और एक फंक्शनैलिटी है और एक पेमेंट ऑप्शन है जो NPCI आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो NPCI UPI Lite क्यों लॉन्च किया होगा? आपने देखा होगा यार, UPI में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभी। जैसे आप कभी कभी किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो बैंक के सर्वर डाउन होते हैं, UPI के सर्वर डाउन होते हैं। जो UPI वो एक पर्टिकुलर बैंक के साथ लिंक्ड है, तो UPI अगर कोई बैंक का अगर UPI सर्वर डाउन है तो आप ऑब्वियसली पेमेंट नहीं कर पाओगे। और कभी और सर्वर डाउन है तो आप बैलेंस भी चेक नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आती है। क्यों आती है? क्योंकि सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर हैंग हो गया है। तो ऑब्वियसली 140 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की एक ही टाइम पे UPI का यूज कर रही है, तो सर्वर तो हैंग होगा ही ना, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ आएगी। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यही हैसल लोगों की दूर करने के लिए, ताकि वो हैसल फ्री पेमेंट कर सके, बिना कोई दिक्कत के पेमेंट कर सके, बिना कोई टाइम को देखते के बिना पेमेंट कर सके, इसलिए हमें UPI लाइट लेके आया है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल को अगर 11 बजे अभी पेमेंट करना है UPI के माध्यम से, राहुल देख रहा है कि यार उसका सर्वर डाउन है। ठीक है, क्यों डाउन है? क्योंकि यार बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे वो UPI का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा सर्वर इतने सारे ट्रैफिक को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। इतने सारे ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली UPI का जो सर्वर है वो डाउन आ जाएगा, बैंक का जो UPI का सर्वर है वो डाउन आ जाएगा। क्लियर है? तो बैंक का अगर UPI सर्वर डाउन है तो राहुल जैसा लोग जिसको 11 बजे पेमेंट करने वो तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको तो 200 रुपए का ही पेमेंट करना था आइसक्रीम खरीदने के लिए, बट वो खरीद ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि डाउन है मेरा सर्वर। कैश तो राहुल यूज नहीं करता है, क्योंकि आरबीआई की हर एक चीज राहुल मानता है। आरबीआई बोलता है कैशलेस इकोनॉमी चाहिए, तो राहुल बोलता है नहीं नहीं, मैं आरबीआई का ही सुनूंगा, मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन ही करूंगा। तो इस केस में राहुल की तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ना पैसा है और ना 200 रुपए का पेमेंट भी कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि सर्वर डाउन है। तो यार यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने UPI लाइट लेके आए हैं। तो सर्वर डाउन है, सर्वर क्यों डाउन है? क्योंकि एक ही टाइम पे सारे लोग वो UPI का ही यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए और बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए भी। तो हमने एक ऐसा फीचर लाया है जिसके मदद से आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। लेस देन 500 रुपीज के आप ट्रांजैक्शन एक टाइम पे आप UPI लाइट के माध्यम से कर सकते हो। इसमें एडिशनल चीज क्या है? आपको पिन नंबर भी डालने की जरूरत नहीं होती है जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो राहुल को 200 रुपए का आइसक्रीम खरीदना है ना, किसी मर्चेंट के पास जाके उसको पिन नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये फीचर है कि उसको पिन नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड फीचर कि आप मैक्सिमम 500 रुपीज का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम पे। वन टाइम पे आप 500 रुपीज का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और यह लाया क्यों था? क्योंकि जो भी लोगों को दिक्कत होती है सर्वर डाउन होने के वजह से, तो ये दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए हमने UPI लाइट लेके आया है। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अभी आप पर ट्रांजैक्शन लिमिट 500 रुपीज की है। कुछ महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले, यही लिमिट 200 रुपीज की हुआ करती थी। नाउ इट इज 500 रुपीज। पिन नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। और जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो तब आपको इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं लगेगा। ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगेगा, ये न्यूज़पेपर में मेंशन है, ये आरबीआई के वेबसाइट पे भी मेंशन है।
बट जब मैंने प्रैक्टिकली यूज करके देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन तो लग रहा है अभी के टाइम पे, बट कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि आरबीआई ने उनके वेबसाइट पे मेंशन किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर ने उनके वेबसाइट पे मेंशन किया है कि ये जो फीचर है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन चलेगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ महीनों बाद ये जो फीचर है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में भी चलेगा। ठीक है, बट अभी अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो विदाउट इंटरनेट यूपीआई लाइट के माध्यम से आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। बट एग्जाम के लिए हमें यही याद रखना है कि दिस फीचर्स has been is been used without the internet connection। तो एग्जाम के लिए तो याद रखना है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन हम यूपीआई लाइट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो पर ट्रांजैक्शन लिमिट इज मैक्सिमम 500 रुपीज। तो यार ये यूपीआई लाइट एक वॉलेट है, जस्ट लाइक योर पेटीएम वॉलेट। तो आपको पहले ये यूपीआई लाइट क्योंकि वॉलेट है, तो ये वॉलेट में आपको पहले पैसा डालना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट से। तो एक टाइम पे आप कितना पैसा डाल सकते हो इसमें? ओनली 2000 रुपीज। तो आपने एक टाइम पे 2000 रुपीज डाल दिए। ओके, बट वो 2000 रुपीज खत्म भी हो गए तो क्या? तो दूसरे टाइम भी आप 2000 रुपए ही मैक्सिमम इसमें डाल सकते हो। ठीक है, पहले टाइम पे इसने 2000 रुपए डाल दिए, सेकेंड टाइम पे आपने इसमें 2000 रुपीज डाल दिए। तो मैक्सिमम पूरे दिन में ये वॉलेट में आप कितना पैसा डाल सकते हो? ओनली 4000 रुपीज। मैक्सिमम पूरे दिन में 4000 रुपीज, पर एक टाइम पे आप मैक्सिमम कितना रुपए डाल सकते हो? 2000 रुपीज। याद रखिए। तो ये यूपीआई लाइट में मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 2000 रुपीज ही। ठीक है, अगर मान के चलो आपके यूपीआई लाइट अकाउंट में पैसा बचा हुआ है 1 रुपीज, तो 1 रुपीज बचा है तो आप 2000 रुपीज फिर से उसमें लोड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आप कितना लोड कर पाओगे? 1999 रुपीज। क्यों? क्योंकि द मैक्सिमम बैलेंस जो आपकी यूपीआई लाइट में रह सकता है कोई भी टाइम पे, दैट इज ओनली 2000 रुपीज। तो यूपीआई लाइट को मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। यूपीआई लाइट को जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है दैट इज अप टू मैक्सिमम 500 रुपीज, पहले 200 रुपीज थी। एक टाइम पे आप वॉलेट में पैसा डाल सकते हो ओनली 2000 रुपीज, पूरे दिन में आप डाल सकते हो 4000 रुपीज। ये फीचर मैं आपको पिन डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये फीचर बिना इंटरनेट के यूज किया जा सकता है। कौन सा फीचर? पेमेंट करने के लिए। बट बैंक अकाउंट से आपके यूपीआई वॉलेट में, यूपीआई लाइट में पैसा डालने के लिए यू ऑलवेज नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। पैसा डालने के लिए ऑलवेज एन इंटरनेट कनेक्शन। पैसा भेजने के लिए यू विल नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन इन द फ्यूचर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Yeah. Kindly read this. ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। कंसिडर एन एग्जाम्पल। राहुल को चेक दिया गया है 1 करोड़ का। किसने दिया है? गूगल ने दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, सो गूगल राहुल को पेमेंट करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ चेक, तो इसने 1 करोड़ का चेक दे दिया। तो राहुल का बैंक का मेन ब्रांच था, आई मीन उसका जो बैंक अकाउंट था वो नागपुर के किसी ब्रांच में था, बट वो अभी तो रह रहा है पुणे में। तो उसको अगर चेक देना है तो वो नागपुर के बैंक में तो नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? उसके वही करस्पॉन्डेंट बैंक में, उसके वही पर्टिकुलर बैंक। लेट्स सपोज एचडीएफसी में राहुल का अकाउंट है, उसका अकाउंट नागपुर में है, तो उसको एचडीएफसी का चेक जमा करना है अपने बैंक में। तो वो ऑब्वियसली उसके लिए नागपुर तो नहीं जाएगा। चेक देने के लिए नागपुर कोई जाता है क्या? नहीं जाता है। तो राहुल क्या करेगा? अपने आसपास पुणे वाले एचडीएफसी के कोई भी बैंक के ब्रांच में वो चेक दे देगा। ठीक है, तो राहुल ने दे दिया। तो अभी यार ये बैंक को चेक मिल गया है, किसको? एचडीएफसी पुणे ब्रांच को।
बट अगर वो चेक को क्लियर होना है, आई मीन वो चेक के माध्यम से अगर राहुल के बैंक अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, तो एचडीएफसी पुणे वाले ब्रांच को वो चेक की फिजिकल कॉपी, आई मीन ओरिजिनल चेक, वो राहुल के एचडीएफसी के नागपुर वाले ब्रांच में देना पड़ेगा। जब नागपुर ब्रांच में जाएगा तभी जाके नागपुर वाली ब्रांच चेक को क्लियर करेगी और राहुल के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगी। तो देखो ये कितना कंबरसम प्रोसेस है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पुणे से चेक नागपुर जाने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन लगेंगे, तो चेक को क्लियर होते होते और 2 दिन लग जाएंगे, तो राहुल के बैंक अकाउंट में पैसा 7 दिन के बाद आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस है यार। इतना टाइम राहुल क्यों वेट करेगा, इतना टाइम एक पब्लिक क्यों वेट करेगा खुद का पैसा लेने के लिए, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग ना, राइट। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोलता है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक हम इसको रोकना चाहते हैं। एनपीसीआई ने लॉन्च किया था चेक ट्रंकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये बोला गया है जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक है, जैसे अभी चेक पुणे से नागपुर जा रहा है, तो वो प्रोसेस को हमें रोकना है, वो प्रोसेस को हमें खत्म करना है, तो प्रोसेस तो लानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो उन्होंने लाया है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग ऑफ चेक। तो एचडीएफसी जो पुणे की ब्रांच है वो जस्ट क्या करेगी, वो जस्ट ये चेक को सॉफ्ट कॉपी में, दैट इज डिजिटल फॉर्मेट में, नागपुर वाले ब्रांच को भेज देगी। कितने दिन में, कितने देर में हो सकता है वो, 10-15 मिनट में हो सकता है, क्योंकि यार क्या करना है आपको, जस्ट चेक का को स्कैन करना है और उसको पुणे नागपुर वाले ब्रांच में भेजना है, तो ये 15 मिनट की बात है। तो जब ये नागपुर वाले ब्रांच को मिल जाएगा तो वो सेटल जो करेगा चेक उसी के उसी दिन कर देगा। तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेज रहे हो चेक की टू दी नागपुर ब्रांच, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी राहुल को जो पैसा मिलेगा वो तुरंत के तुरंत मिलेगा। तो राहुल को पहले 7 दिन वेट करना पड़ रहा था क्योंकि फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक हो रहा था, अभी उसको एक ही दिन में पैसा मिल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चेक से के थ्रू अभी एचडीएफसी बैंक पुणे वाली वो नागपुर वाले को चेक भेजेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर चेक्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो राहुल के बैंक अकाउंट में भी एक ही दिन में पैसा आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये चेक ट्रांकेशन सिस्टम, ठीक है, ये हमने कब इंट्रोड्यूस किया है, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है 2002 में। तो इसके लिए हमें हमारा एक बहुत फेमस एक्ट को अमेंड करना पड़ा। वो एक्ट का नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वो एक्ट को हमने अमेंड करके ये लिखा उसमें कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक की अभी कोई जरूरत नहीं है, अगर वो चेक को क्लियर होना है तो चेक का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी भेजा जाएगा तो भी चेक क्लियर हो सकता है। तो हमने पहले मैंडेट किया था 2002 के पहले कि फिजिकल चेक ही अगर दूसरे बैंक ब्रांच में भेजे जाएंगे तभी जाके चेक का प्रोसेसिंग हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बट अमेंडमेंट करने के बाद हमने ये बोला इलेक्ट्रॉनिक चेक भी अगर भेजे जा रहे हैं तो उसके माध्यम से भी पेमेंट्स कर दिए जाएंगे। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये अमेंडमेंट के बारे में आरबीआई ग्रेड बी में जो अभी इंटरव्यू हुआ था, एक कैंडिडेट को पूछा गया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का मेजर अमेंडमेंट क्या हुआ था। तो मेजर अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, द मेजर मोस्ट मेजर अमेंडमेंट वाज द चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिए यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, पॉजिटिव पे सिस्टम, यार ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेरिफिकेशन of the beneficiaries as well as the amount that has been written on that particular check। ठीक है, ये क्यों किया होगा, क्योंकि फ्रॉड्स को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, समझ लो पहले राहुल को पेमेंट करना है उसके फ्रेंड आदर्श को विद द हेल्प ऑफ चेक। तो राहुल ने 2 लाख रुपए का चेक दे दिया एचडीएफसी में, किसको पेमेंट करने के लिए, आदर्श को पेमेंट करने के लिए। सो आदर्श इज द बेनिफिशियरी। ठीक है,
आदर्श इज द पे। ओके, आदर्श इज व्हाट? आदर्श इज पे। तो चेक में मैं अमाउंट भी लिखूंगा ना 2 लाख रुपीस का। तो एचडीएफसी को जैसे ही ये चेक मिलता है, एचडीएफसी क्या करेगा? एनपीसीआई को ये डिटेल दे देगा। ठीक है, किस तरह की डिटेल दे देगा? कि बेनिफिशियरी का नाम क्या है, दैट इज पेई का नाम क्या है, और अमाउंट कितना है। तो एचडीएफसी ने किसको दे दिया? एचडीएफसी ने दे दिया किसको? एनपीसीआई को। ठीक है, तो एचडीएफसी पुणे ब्रांच ने दे दिया एनपीसीआई को। जब ये चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसके पास जाएगा? एचडीएफसी नागपुर के पास। तो एचडीएफसी नागपुर जब चेक को सेटल करेगा, तब ये भी तो डिटेल्स भी तो देखेगा ना, कि डिटेल्स ये यहाँ पे जो भी डाली हुई है, ये सही डिटेल्स है या गलत डिटेल्स है। तो ये डिटेल्स को कहां से चेक करेगा? ये डिटेल्स को चेक करेगा फ्रॉम दी एनपीसीआई। एनपीसीआई को डिटेल्स किसने दिया? एचडीएफसी पुणे ब्रांच ने। एचडीएफसी नागपुर क्या कर रहा है? ये डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा है। कहां से कर रहा है? कर रहा है वो किससे? एनपीसीआई से। तो ये जब डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगे, तभी जाके चेक जो है आपका क्या हो जाएगा? चेक जो है आपका क्लियर हो जाएगा, चेक जो है आपका सेटल हो जाएगा। ये क्यों किया है हमने? ऑपरेशनल एरर को रिड्यूस करने के लिए, फ्रॉड्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो 2 लाख के जगह पे अगर 20,000 चले जाएंगे आदर्श को, तो आदर्श को कितना दिक्कत हो जाएगा? तो यही दिक्कतें हमें आदर्श के लिए नहीं लानी थी, तो इसलिए हमने पॉजिटिव पे सिस्टम को हमने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लो एक बार। PPS, that is positive pay system, is a facility provided to banks to avoid frauds. A customer who is issuing a check, Rahul, should provide the payee name Adarsh and amount of the check 2 lakh rupees to the bank. The bank in turn submits this information to the NPCI. Whenever the said check is presented for clearing, that is HDFC Nagpur branch, the check details will be matched with the PPS details. PPS details किसने दिए हुए? HDFC पुणे ने। तो HDFC नागपुर चेक कर रही है डिटेल्स जो भी प्रोवाइड की गई है HDFC पुणे के द्वारा। किसके थ्रू चेक कर रही है? एनपीसीआई के थ्रू चेक कर रही है। ओके, तो अगर डिटेल्स मैच नहीं हुए, तो एनपीसीआई क्या करेगा? एनपीसीआई एक रिपोर्ट भेज देगा एचडीएफसी नागपुर को और बोल देगा ये पर्टिकुलर सिस्टम्स में हमारे डिटेल्स वेरीफाई नहीं हुए। तो एचडीएफसी नागपुर वाला देखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आए हैं और उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा। I hope this is damn clear. I know it is clear. If you still have any kind of doubts, you can again revisit this, rewatch this. And if you have any kind of doubts, I'm always there to support you. I'm always there to serve you. I'm always there to help you guys. Okay. If this is clear, let's move forward. Next is National Financial Switch. What is this? Okay. आपको पता है कि आपके पास डेबिट कार्ड है HDFC का, बट वो HDFC का डेबिट कार्ड आप SBI के ATM में यूज कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज दिस HDFC as well as SBI's ATM is interconnected to each other. HDFC का डेबिट कार्ड है, आप वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में यूज कर पा रहे हो। क्यों? बिकॉज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ATM is connected to HDFC's ATM. तो इसलिए आप देखोगे कि एक एटीएम कोई भी दूसरे एटीएम में काम करता है। ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑल दिस एटीएम्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो कौन सा सिस्टम है जो ये पूरे के पूरे एटीएम नेटवर्क को एक साथ में कनेक्ट करके रखता है? दैट सिस्टम इज नोन एज NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये जो इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था IDRBT ने, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था IDRBT ने। तो उसका पूरा का पूरा ऑपरेशन IDRBT देखता था। कब तक? वो देखता था 14 दिसंबर 2009 के पहले तक। ठीक है, तो 14 दिसंबर 2009 से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया है किसने? ऑब्वियसली योर NPCI। किसने? NPCI ने। I hope this is clear. Okay, then let's move forward. Yeah, UPI ATM interoperable cardless cash withdrawal। कुछ नहीं, आप UPI ऐप के माध्यम से ATM में जाके स्कैनर के थ्रू, ATMs में स्कैनर लगे रहेंगे,
कहाँ पे? वो आपके एटीएम मशीन में। तो वो स्कैनर को स्कैन करके आप यूपीआई के थ्रू आप आपका कैश विड्रॉल कर सकते हो। यही है आपका यूपीआई एटीएम। तो यूपीआई के माध्यम से आप एटीएम से कैश को विड्रॉ कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपको डेबिट कार्ड जो लग रहा है वो डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी चीज है। ओके, तो इससे डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा यार, डेबिट कार्ड क्या होता है, कभी कभी फंस जाता है तो आपको बैंक के साथ फॉलो अप करना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि यार मेरा एटीएम में डेबिट कार्ड फंस गया, तो उसके वो मुझे निकाल के दो। तो बहुत झिकझिक वाली प्रोसेस होती है, बहुत प्रॉब्लमैटिक प्रोसेस होती है बैंक को कंप्लेंट करना। तो यार ये डेबिट कार्ड फंस गया, फंसने का तो हमारे पास, फंसने का हमें पूरा का पूरा नामो निशान ही खत्म करना है। हमें डेबिट कार्ड को फंसने ही नहीं देना है, इसलिए हमने यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया है। और हम चाहते हैं कि मोबाइल के थ्रू ही सारे के सारे पेमेंट्स हो जाए, इसलिए हमने यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया है। ठीक है। और एक क्या दिक्कत होती है, अगर आप डेबिट कार्ड कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो ऐसे कभी कभी चांसेस होते हैं, फ्रॉड जिसको भी करना है तो ऐसे कभी कभी चांसेस होते हैं कि जो भी आपकी डेबिट कार्ड के डिटेल्स जो है ना, डेबिट कार्ड के डिटेल्स जो है, कोई भी मर्चेंट आपके वो डिटेल्स को ले सकता है और वो डिटेल्स को आगे किसी पार्टी को सेल कर सकता है, या वो डिटेल्स के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से पैसा भी डेबिट कर सकता है। ये फ्रॉड जिसको भी करना है वो ये चीज करेगा, बट दिस इज एक्सेप्शनल। ठीक है, बैंक तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेंगे, बट बैंक के अलावा जो भी एटीएम ऑपरेटर्स है जो उनके एटीएम्स लगाते हैं, अगर उन पे ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये कार्ड के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके कार्ड डिटेल्स को कॉपी किया जाएगा, उस प्रोसेस को आप कार्ड क्लोनिंग बोलते हो। ठीक है, आपके कार्ड डिटेल्स को कॉपी किया जाएगा और कार्ड डिटेल्स दूसरे एक कार्ड पे छाप दिए जाएंगे, पेस्ट कर दिए जाएंगे। तो एक डुप्लीकेट कार्ड बना दिया जाएगा आपके कार्ड डिटेल्स के थ्रू। और ऑब्वियसली डुप्लीकेट कार्ड बना दिया जाएगा तो वो कार्ड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये भी एक दिक्कत है कार्ड को यूज करने की। कौन सी दिक्कत? कार्ड क्लोनिंग हो सकती है, दैट इज डुप्लीकेट कार्ड बनाया जा सकता है। ओके, तो इसका क्या मेन फीचर है कि आप यूपीआई के थ्रू कार्ड, यूपीआई के थ्रू एटीएम के थ्रू कैश को विड्रॉ कर सकते हो। तो उसको किस तरह का एटीएम बोलते हैं? यूपीआई एटीएम। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको? इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल सर्विस। ओके, या आईसीसीडब्ल्यू एटीएम। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन लिमिट कितने की है यार? बस अप टू 10,000 पर ट्रांजैक्शन। आप बस 10,000 ही रुपए एक टाइम पे निकाल सकते हो ये यूपीआई एटीएम के माध्यम से। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आरबीआई को पैसा बचाना है तो एक उसके लिए मैंने आर्टिकल पढ़ा था 4 से 5 महीने पहले। एनपीसीआई को अगर पैसा बचाना है एटीएम्स का तो उनको क्या करना चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग एटीएम है वहीं पे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके क्यूआर स्कैनर लगा देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू एटीएम्स। न्यू एटीएम्स में अगर 20 करोड़ का खर्चा हो रहा है तो बस स्कैनर अगर लगाया जाएगा तो उसमें 3 से 4 करोड़ का ही खर्चा होगा। तो इसीलिए जो भी एग्जिस्टिंग एटीएम्स है उसी में क्यूआर कोड लगाया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया था वो पर्टिकुलर आर्टिकल में। आई होप दिस इज क्लियर, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड यार। ओके, यूपीआई वन वर्ल्ड, ये क्या है? दिस इज अगेन अ वॉलेट, दिस इज अगेन अ यूपीआई वॉलेट। बट ये वॉलेट किसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था? जो भी फॉरेन नेशनल्स G20 के लिए हमारे कंट्री में आए थे, उनको यूज करने के लिए ही हमने ये यूपीआई वन वर्ल्ड बनाया गया था। ऑब्वियसली इंडिया ने कुछ अच्छी चीज की है तो उनको शोकेस भी करनी है ना, बाहर के इतने सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को, बाहर के इतने सारे इंटरनेशनल मिनिस्टर्स को। तो कैसे शोकेस करेंगे? बाय गिविंग देम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो हम उनको क्या देना चाहते थे? यूपीआई का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते थे। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक यूपीआई वन वर्ल्ड करके इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके थ्रू हमने अलाउ किया कि फॉरेनर्स को कि आपके पास जो भी पैसा है यूएस डॉलर में आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो और वो इंडियन करेंसी को आप कहाँ पे डाल दो? एक यूपीआई वॉलेट में डाल दो।
ठीक है, वो यूपीआई वॉलेट का नाम क्या था? पीपीआई ऑन यूपीआई वॉलेट का नाम क्या था? यूपीआई वन वर्ल्ड। यूपीआई वन वर्ल्ड फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो उनको बोल दिया गया है कि जो भी आपके पास पैसा था वो यूपीआई वॉलेट में डाल दो, और ये वॉलेट के माध्यम से आप जब तक भी इंडिया में हो तब तक आप ये वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट्स कर सकते हो। तो उनको क्या कराया हमने? हमने उनको यूपीआई का फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाया है। अगर उनको वो चीज अच्छी लगी तो ऑब्वियसली इंडिया से हेल्प ली जाएगी, ताकि उनके कंट्री में भी यूपीआई का एडॉप्शन सक्सेसफुल हो सके और उनकी कंट्री भी कैशलेस इकोनॉमी हो सके। ठीक है, तो ये चीज दिखाने के लिए, पूरे वर्ल्ड को हमें दिखाने के लिए कि यूपीआई में कितनी पावर है, ये दिखाने के लिए हमने यूपीआई वन वर्ल्ड को स्टार्ट किया है। आई होप दिस इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट? हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई मतलब क्या? यार आपको पता है कि इंडिया में कितनी लिटरेसी है? किसी किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है, किसी किसी को हिंदी नहीं पढ़ना आता है, लोग उनके रीजनल लैंग्वेज में ही ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं, राइट? तो यार ऐसे लोगों को भी तो हमें इंक्लूड करना है ना डिजिटल पेमेंट्स के कैटेगरी में। ठीक है, यार इंसान तो बोल सकता है, लेट्स से कोई इंसान जो इलिटरेट है, उसको ना ही इंग्लिश आ रही है ना ही हिंदी आ रही है, तो जिसको इंग्लिश या हिंदी नहीं आ रही है वो यूपीआई के माध्यम से कैसे पेमेंट कर पाएगा? अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग हमारे डिजिटल पेमेंट जर्नी का पार्ट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी को एक्सक्लूड करना है क्या डिजिटल पेमेंट जर्नी से? नहीं करना है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमने हेलो यूपीआई तो लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप आपके वॉइस के थ्रू, आप आपके मदर टंग के थ्रू, मदर टंग आपको जस्ट बोलना पड़ेगा, और आप मदर टंग बोलोगे तो बोलने के थ्रू भी आप यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट्स कर पाओगे टू एनी ऑफ द बेनिफिशियरी, वेदर दैट बी अ मर्चेंट और एनी पर्सन। सिंपल, या वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आपके मदर टंग के थ्रू, आप आपके रीजनल लैंग्वेज के थ्रू भी पेमेंट्स कर पा रहे हो। तो वो कौन सा इनिशिएटिव है? वो इनिशिएटिव है हेलो यूपीआई। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? प्री सैंक्शन क्रेडिट लिमिट्स लाइंस एट बैंक्स थ्रू यूपीआई। यार राहुल के अकाउंट में 0 रुपीज है बैंक अकाउंट में, क्योंकि राहुल बहुत गरीब इंसान है। राहुल क्या ही कर रहा है? राहुल बस 3 जॉब कर रहा है, ठीक है, तो गरीब इंसान है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज आ गए, 0 रुपीज रह गए, बट यार उसको तो आइसक्रीम खानी है, बिकॉज उसको आइसक्रीम की क्रेविंग्स हुई है, उसको नेचुरल्स का सीताफल आइसक्रीम खाना है। तो उस केस में राहुल कैसे पेमेंट करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ेगा ना यार, बट राहुल के पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। राहुल को ये क्रेडिट कार्ड देना भी नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि राहुल के बैंक में हमेशा 0 रुपीज होते हैं। ओके, तो राहुल के पास क्रेडिट कार्ड तो नहीं है। ओके, तो बैंक बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए एक इनिशिएटिव लेके आए हैं। एनपीसीआई बोलती है बैंक्स के थ्रू कि हम आपके लिए एक इनिशिएटिव लेके आए हैं। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज भी है, फिर भी आप क्रेडिट को यूज करके, दैट इज मतलब एक बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नथिंग बट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, 0 रुपीज है, फिर भी आप कुछ ना कुछ एडिशनल पैसा यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली जो भी पैसा आप ओवरड्राफ्ट का यूज कर रहे हो उस पे आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज है, बट आपने एडिशनल 2000 रुपीज पे किए, यूज किए, तो वो 2000 रुपीज पे बैंक को आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन क्या है? ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ही है। तो राहुल के बैंक अकाउंट में 0 रुपीज है, बट उसको यूपीआई के माध्यम से आइसक्रीम पे करनी है, बट वो नहीं पे कर पाएगा क्योंकि उसके बैंक में पैसा ही नहीं है। तो एनपीसीआई बोलती है हमने आपके लिए एक फैसिलिटी लाई है, जो फैसिलिटी को हम बोलते हैं प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन। ठीक है, तो राहुल को क्या करना पड़ेगा? बैंक के पास जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा यार मैं यूपीआई यूज करता हूँ बट मेरे अकाउंट में हमेशा 0 बैलेंस होता है, आप क्या मुझे कुछ प्री सैंक्शन क्रेडिट अप्रूव कर सकते हो क्या? क्या आप मुझे 5000 का प्री सैंक्शन क्रेडिट अप्रूव कर सकते हो क्या? तो बैंक बोलती है हाँ। मतलब क्या? मतलब राहुल के अकाउंट में 0 रुपीज भी है, फिर भी वो 5000 रुपीज तक का
पैसा यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सैंक्शनड क्रेडिट लाइन, ऑलरेडी सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट है जो उसको बैंक ने दी हुई है। ओके, तो 5,000 रुपए तक राहुल पैसा खर्च कर सकता है यूपीआई के माध्यम से ऑन क्रेडिट। तो ऑब्वियसली राहुल ने वो यूज किया, तो राहुल ने बैंक से का पैसा यूज किया ऑन अ लोन, तो ऑब्वियसली वो राहुल को कुछ टाइम के बाद पैसा चुकाना भी पड़ेगा विद द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कुछ टाइम तक, अगर लेट्स से आपको 1 महीने का ड्यूरेशन दिया है, 1 महीने में अगर आपने पेमेंट किया इट्स ऑल गुड, बट अगर उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? आपको आपके बैंकों को। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड में आपके पास कार्ड हो रहा है, इसमें आपको कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। यूपीआई के माध्यम से आप क्रेडिट फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास ऑलरेडी सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए आपके बैंक्स के थ्रू। ठीक है, तो बैंक्स तो ऑलरेडी आपको पहले कम लिमिट दे देगी, बट उनको पता चले कि आप यार कंटिन्यूअसली उनके पेमेंट्स कर पा रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और आप एक जेन्युइन कस्टमर हो, तो आपकी जो 5,000 की लिमिट है वो 10,000 कर देंगे, 15,000 कर देंगे, 16,000 कर देंगे। ठीक है, तो आपकी लिमिट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि यूपीआई के माध्यम से भी आप क्रेडिट फैसिलिटी का यूज कर पाते हो। ठीक है, कैसे कर पाते हो? बिकॉज ऑफ दिस प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा और आपकी क्रेडिट लाइन अप्रूव करके लेनी पड़ेगी। अगर बैंक ने आपकी क्रेडिट लाइन 5,000 की अप्रूव कर दी है, तो आपके बैंक अकाउंट में अगर 0 रुपीज भी है, फिर भी आप यूपीआई के माध्यम से 5,000 रुपए का एडिशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन। व्हाट हैज बीन रिटन ओवर हियर, काइंडली रीड दैट। अगर नहीं समझा है तो प्लीज रिवाइंड करिए और फिर से लेक्चर को देखिए, और यहाँ पे जितनी भी चीज लिखी हुई है उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, मेरा दिया हुआ लेक्चर को समझोगे, तो आपका डिजिटल पेमेंट्स का जो भी सिलेबस है, जो भी आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। So this is the fourth lecture and this is the end of our fourth lecture. If you have any kind of doubts, do let me know in the comment section. Do let me know through Telegram or any other kind of modes also. Okay? If you like the session, do let me know in the comments section. I'll be more than happy to have your feedbacks. If you even didn't like the lecture, do let me know in the comment section. Your comments are much more valuable to me because I have recently started this initiative around 1.5 months back. Thank you so much. I hope to see you in the lecture 5, and that is with respect to CBDC, that is Central Bank Digital Currency. Thank you so much. Be better every day and keep enjoying the journey because that is the most crucial thing.